हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज हम जो कोशिका पढ़ेंगे वो है ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रवी जालिका के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले खोज की बात करें तो ईआर की खोज व इसका नामकरण पोर्टर नामक वैज्ञानिकों ने किया। ईआर की खोज और इसका नामकरण किसने किया था? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसके बाद देखो, एक वैज्ञानिक थे गार्नियर। गार्नियर ने इस ईआर को इर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया। तो इर्गेस्टोप्लाज्म किसको बोलते हैं? ईआर को ही बोलते हैं। और ये इर्गेस्टोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखना, गार्नियर ने दिया था। अब इसके बाद देखो, अपन देखते हैं इसकी उपस्थिति, यानी किसमें पाई जाती है और किसमें ये अनुपस्थित होती है। तो एक तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक्स है। प्रोकैरियोटिक्स है। एक ध्यान रखना, परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी। और एक ध्यान रखना, शुक्राणु। इन तीन कोशिकाओं में ईआर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ईआर किसमें नहीं पाई जाती? तो ईआर प्रोकैरियोटिक सेल, परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी और शुक्राणु में इसका भाव होता है। इनके अलावा जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सब में ईआर पाई जाती है। अब देखो, जो ईआर है इस ईआर को झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। ईआर को क्या बोलते हैं? झिल्लियों का तंत्र। अब इसके बाद देखो, अपन बात करते हैं ईआर की संरचना की। संरचना या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ईआर एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। ईआर कैसा कोशिकांग है? एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग, यानी एक या इकाई झिल्ली से घिरा हुआ होता है, अतः एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। इसके बाद देखो, जो ईआर है ये ईआर सूक्ष्म नलिकाओं का जाल है। तो
ER क्या है? ER सूक्ष्म नलिकाओं का जाल है। ठीक है, इसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है? केंद्रक झिल्ली से। और दूसरा सिरा यानी ER है, ER का एक सिरा तो केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक सिरा तो केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है और एक सिरा प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। अब देखो, जो ER है ये 3 संरचनाओं से मिलकर बना है। ER 3 संरचनाओं से मिलकर बना है। अब 3 संरचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो, नंबर 1 सिस्टर्नी। नंबर 1 क्या है? सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी लंबी बेलनाकार अशाखित नलिकाएं हैं। ध्यान रखना, सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी लंबी नलिकाकार अशाखित, लंबी बेलनाकार अशाखित नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं। इन सिस्टर्नी पर राइबोसोम पाए जाते हैं। सिस्टर्नी पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो लंबी बेलनाकार अशाखित नलिकाएं होती हैं उनको सिस्टर्नी कहते हैं और इन सिस्टर्नी पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण सिस्टर्नी कैसी होती है? कणिकामय होती है। सिस्टर्नी कैसी होगी? कणिकामय। अब इसके बाद देखो, जो दूसरा भाग है वेसिकल्स। ER 3 संरचनाओं से मिलकर बनी है। पहली संरचना क्या है? सिस्टर्नी। दूसरी संरचना क्या है? वेसिकल्स। तो वेसिकल्स क्या है? वेसिकल गोल बड़ी व अंडाकार संरचनाएं हैं। वेसिकल से गोल बड़ी व अंडाकार संरचनाएं होती हैं, जिनमें कुछ पर राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा भाग है ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। तो ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं क्या है? ये शाखित नलिकाकार संरचनाएं हैं। शाखित नलिकाकार संरचनाएं। ध्यान रखना, ट्यूब्यूल्स होती हैं, कैसी होती हैं? शाखित होती हैं। नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं सिस्टर्नी की तरह, लेकिन कैसी होती हैं? ये शाखित। और सिस्टर्नी कैसी होती है? अशाखित होते हैं। अब देखो, जो ट्यूब्यूल्स हैं ये चिकनी होती हैं। ट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं? चिकनी। अब चिकनी क्यों होती हैं? क्योंकि इन पर
राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, ईआर की कौन सी संरचना है जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो कौन सी है, ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। और ये ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं कैसी होती हैं, शाखित होती हैं। अब देखो यदि सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी लंबी और बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए सिस्टर्नी कैसी होती है, कणिका में होती है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स गोल या अंडाकार संरचनाएं होती हैं जिनमें से कुछ पर राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसके बाद अपन ने देखा ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है, शाखित नलिकानुमा संरचनाएं होती है। ट्यूब्यूल्स क्या है, शाखित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए ये कैसी होती है, चिकनी होती है। तो ये तो बात किसकी हो गई है, ईआर की संरचना की। अब इसके बाद देखो अपन देखते हैं ईआर के प्रकार। तो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ईआर दो प्रकार की होती है। एक ईआर जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं उनको तो क्या बोलते हैं, रफ ईआर। एक ईआर जिन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, यानी वो कैसी होती है, चिकनी। तो ईआर दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। देखो अब बात करें अपन टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। तो ईआर राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब देखो दो प्रकार कौन से हैं। नंबर एक RER, इसको बोलते हैं अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसको खुरदरी या रफ अंतःप्रद्रवी जालिका क्यों बोलते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, इस ईआर की सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये कैसी हो जाती है, रफ या खुरदरी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ध्यान रखना, RER पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम में पाए जाते हैं जिसके कारण कैसी होगी ये, खुरदरी। अब एक यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो राइबोसोम होते हैं ईआर पर किसकी सहायता से जुड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, राइबोसोम है, ये राइबोसोम ईआर की सतह से, राइबोसोम ईआर की सतह से किसके द्वारा जुड़ते हैं, तो याद रखना राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन की सहायता से, राइबोफ्लोरिन
प्रोटीन की सहायता से जो राइबोसोम होते हैं वो ER की सतह से जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां से ये अच्छा क्वेश्चन बढ़ता है। अब इसके बाद जो RER है या खुरदरी अंतःप्राद्रवी जालिका है, ये कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, RER प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, RER प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में पाई जाती है। अब प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स कौन सी है? जैसे लीवर या यकृत व अग्नाशय सेल्स। तो ध्यान रखना, ER मुख्य रूप से RER होती है मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इस RER का कार्य क्या हो गया? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगी? RER। कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें ये मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ध्यान रखना, लीवर और अग्नाशय कोशिकाएं। ये तो बात किसकी हो गई? RER। अब इसके बाद देखो दूसरा प्रकार है SER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्राद्रवी जालिका। अब ध्यान रखना, इसको चिकनी अंतःप्राद्रवी जालिका क्यों कहते हैं? तो इस ER की सतह पर राइबोसोम क्या होंगे? अनुपस्थित। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी जो सतह है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। और चिकनी सतह होने के कारण ये मुख्य रूप से लिपिड या वसा का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो SER है, ये SER लिपिड या वसा, लिपिड व ग्लाइकोजन संश्लेषण करने वाली सेल्स। तो SER मुख्य रूप से किसमें पाई जाएगी? लिपिड और ग्लाइकोजन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यानी लिपिड का संश्लेषण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो इसमें ध्यान रखना, एक तो परिपक्व है RBC, एडिपोज ऊतक, व रेखित पेशियों SER पाई जाती है। तो जो RER होती है वो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है, और SER लिपिड और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। तो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ER कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और ये एक तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और एक यहां से। ठीक है, चलो अब इसके बाद
उत्पत्ति की बात करें तो ध्यान रखना, जो आर ई आर है, इस आर ई आर की उत्पत्ति केंद्रक झिल्ली से होती है। आर ई आर की उत्पत्ति किससे होगी? केंद्रक झिल्ली से। और जो एस ई आर है, इस एस ई आर की उत्पत्ति आर ई आर से होती है। जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है वो किससे बनती है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ई आर या आर ई आर की उत्पत्ति किससे होगी? केंद्र के झिल्ली से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसके कार्य की। अब कार्य की बात करें तो एक तो अपन ने पढ़ी खुरदरी और एक पढ़ी चिकनी, तो दोनों के क्या है यहां पर अलग अलग कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य देखो, कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका का अंतः कंकाल कौन सा कोशिकांग बनाता है? तो ध्यान रखना, कोशिका का अंतः कंकाल ई आर बनाता है। कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यानी जो ई आर होती है वो कोशिका का अंतः कंकाल बना करके उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके बाद देखो, ई आर अंतः कोशिकीय, दूसरा कार्य, ई आर अंतः कोशिकीय विनिमय का कार्य भी करती है। यानी एक कोशिका से पदार्थों का दूसरी कोशिका में जो विनिमय होता है वो किसकी सहायता से होता है? ई आर की सहायता से होता है, क्योंकि ई आर का एक भाग केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है और दूसरा भाग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा होता है। इसलिए ये ई आर अंतः कोशिकीय विनिमय का कार्य करती है। इसके बाद देखो, जो आर ई आर होती है, आर ई आर, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करती है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्तरीय स्थान कौन प्रदान करती है? आर ई आर। इसके अलावा जो एस ई आर है, ये एस ई आर लिपिड ग्लाइकोजन आर ई आर तो क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करती है। और जो एस ई आर होती है ये लिपिड, ग्लाइकोजन और स्टीरॉयड के लिए स्थल प्रदान करती है। स्टीरॉयड के लिए स्थल प्रदान करती है। इसके अलावा जो एस ई आर है, ये एस ई आर कोशिका से एस ई आर क्या करती है? कोशिका से विषैले पदार्थों को या विषैले पदार्थों के प्रभाव से बचाती है। कोशिका को विषैले पदार्थों के प्रभाव से बचाती है। यानी अपन क्या करते हैं?
यदि हमारे शरीर के अंदर या सेल के अंदर कोई विषैले पदार्थ जैसे प्रदूषक, एल्कोहल वगैरह है, ड्रग्स हैं, वो यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उन विषैले पदार्थों के प्रभाव से ईआर क्या करती है, कोशिका की सुरक्षा करती है। इसके बाद देखो ईआर है, इस ईआर से टीलोफेज अवस्था में, ध्यान रखना यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो ईआर है, इस ईआर से टीलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। ईआर से टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। इसके अलावा इस ईआर से प्राथमिक लाइसोसोम, व गोल्जी काय का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक लाइसोसोम और गोल्जी काय का निर्माण किससे होगा, तो ईआर से होता है। इसके अलावा जो ईआर है, ये सेल वॉल व प्लाज्मोडेस्माटा, कोशिका भित्ति व प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, ईआर कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी क्या करती है, ये सहायक है। ईआर ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होती है, सहायक। अब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, ये कहां होती है, लीवर में होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो ध्यान रखना, ग्लाइकोजन से किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का। यानी हमारे शरीर में जो अतिरिक्त भोजन है, उस अतिरिक्त भोजन का संग्रह कहां होता है, लीवर में। किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। अब यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए, ग्लूकोज की क्या हो जाए, कमी, तो जो संचित ग्लाइकोजन था, उस संचित ग्लाइकोजन को लीवर किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी ईआर क्या होती है, सहायक। इसके अलावा एक कार्य और याद रखना, ये 9वां कार्य और इसका लास्ट 10वां कार्य। पेशी संकुचन में भी ईआर क्या होती है, सहायक। पेशी संकुचन में सहायक। तो ये अपन ने ईआर के कार्य पढ़ लिए हैं। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना, ईआर की जो उत्पत्ति है वो किससे होगी, तो ईआर की उत्पत्ति केंद्रक झिल्ली से होती है। इसके बाद इसके जो मुख्य कार्य हैं, एक बार इनको देखो, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले ईआर कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है और कोशिका का अंतःकंकाल बना करके कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। दूसरा कार्य, ईआर अंतःकोशिकीय विनिमय का कार्य भी करती है। तीसरा कार्य, जो रफ या खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करती है। इसके अलावा जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, ये लिपिड, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड हार्मोन
हार्मोन के लिए संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करती है। इसके अलावा जो SCR होती है ये कोशिका को विषैले पदार्थों के प्रभाव से बचाने का काम करती है। ER टीलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ER से टीलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। इसके अलावा प्राथमिक लाइसोसोम और गोल्जी इकाई का निर्माण भी किससे होगा? ER से। ER ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया में सहायक होती है। अभी ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहाँ होगा? तो याद रखना लीवर में। कहाँ होगा? लीवर में। क्या होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस? तो जो अतिरिक्त ग्लाइकोजन होता है उस अतिरिक्त ग्लाइकोजन से वापस किसका निर्माण करना? ग्लूकोज का निर्माण करना। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अलावा ER कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में सहायक होती है। और अंतिम कार्य है ER है वो पेशी संकुचन में भी क्या करती है? सहायता। पेशी संकुचन में सहायता कैसे करती है? तो ध्यान रखना, पेशियों को कैल्शियम आयन प्रदान करती है। पेशियों को क्या करती है? ये कैल्शियम आयन प्रदान करती है। इसी के साथ अपना ER है वो कंप्लीट। धन्यवाद।